अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग जो है वो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 को हम ये अभी हम स्किप करें क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास के लिए ठीक नहीं है। वो ऑन कैंपस जब हम आएंगे, जब ये चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो जब आप ऑन कैंपस आएंगे तो फिर आपको जो है वो पढ़ाने में ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो इसीलिए हम बायोडाइवर्सिटी शुरू कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ आवर थर्ड चैप्टर। और इसके अंदर ये है कि आप लोग अपनी जो रजिस्टर्स निकाल के रख लें सामने। ठीक है, और अपनी बुक्स भी बेशक खोल लें। बुक्स ना खोलें, आप रजिस्टर्स ही निकाल के रखें और जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, वो आप नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको बार बार लेक्चर ना सुनने की ज़रूरत पड़े। और दूसरा ये कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए, जो टॉपिक इसमें से आपको समझ नहीं आया, वो आपने मुझे जो है ना नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर के ऊपर। और फिर जब हमारी नेक्स्ट ऑन कैंपस क्लास होगी तो आपने आके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है, याद से। क्योंकि अगर आप लोग ये समझेंगे कि हम लोगों को बस पता है, हमारे जहन में है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था या कौन सा हमें टॉपिक समझ नहीं आता, तो वो आप भूल जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो अपने रजिस्टर पे लिख लें। जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको जो जैसा भी क्वेश्चन जो है वो आए या कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ ना आए, वो आपने मुझे क्लास में बता देना है दोबारा, तो फिर हम वो दोबारा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं अपने न्यू चैप्टर की तरफ विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायो से तो हमें समझ आती है कि यार बायो से तो बायोलॉजी निकल सकता है और तो कुछ नहीं निकल सकता। दूसरी हमारे पास बात आ जाती है डाइवर्सिटी की। आप में से शायद कुछ बच्चों ने ये लफ्ज़ पहले सुना हो या नहीं सुना हो, तो देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन बनती है। डाइवर्सिटी बेसिकली आप कह सकते हैं वैरायटी को। ठीक है, किसी भी चीज़ की ढेर सारी इकसाम होना, किसी भी चीज़ की ढेर सारी टाइप्स होना, उसकी वैरायटी कहते हैं। जैसे आप आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर खाली एक ही फ्लेवर तो नहीं ना होता, वहाँ पर इतने ढेर सारे फ्लेवर होते हैं। वहाँ चॉकलेट होता है, वनीला होता है, मैंगो होता है, पिस्ताशियो, स्ट्रॉबेरी, कैरमल, हर तरह का वहाँ पर फ्लेवर होता है। तो वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। आप कहते हैं यार उस दुकान में तो बहुत वैरायटी है। तो वैरायटी का मतलब क्या है कि बहुत सारी टाइप्स की चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी इज द सेम थिंग एज वैरायटी। आप वैरायटी को डाइवर्सिटी कहें, आप डाइवर्सिटी को वैरायटी कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी ये है कि आपके पास कितने डिफरेंट किस्म के स्पीशीज मौजूद हैं, कितने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद है इस दुनिया में। ठीक है, आपके पास बर्ड्स भी हैं, आपके पास फिश भी हैं, आपके पास स्नेक हैं, आपके पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपके पास इंसेक्ट्स हैं, आपके पास अर्थ वॉर्म है। कितने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स है, कितने डिफरेंट किस्म के स्पीशीज है। और ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे रिलेटेड हैं टू बायोलॉजी। तो बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। ठीक है, विद इन अ स्पीशीज यानी कि बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स की कितनी इकसाम है। ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो है वो मुर्गियाँ भी आ जाती हैं, बर्ड्स के अंदर बतख भी आ जाती है, बर्ड्स में तोता भी आ जाता है, वो बर्ड्स में स्पैरो भी आ जाती हैं। ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर ही बड़ी वैरायटी है। एंड अमंग स्पीशीज, अमंग स्पीशीज यानी कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स और स्नेक्स कह लो या बर्ड्स और लिजर्ड्स के अंदर कितनी जो है वो डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये विद इन स्पीशीज यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर और ढेर सारे ग्रुप्स के दरमियान। ठीक है, तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट किस्म की टाइप्स की चीज़ें मौजूद होना। आप देख लें, अगर डेफिनेशन देख लें बायोडाइवर्सिटी की, तो द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज दैट इट इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, अब जब आपको क्वेश्चन आएगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, तो आपने जो है वो पहले बता देना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, और आपने जो है डाइवर्सिटी को डिफाइन कर देना है, फिर आपने जो है वो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर देना है, और आपने ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसे ही याद करनी है और ऐसे ही आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स।
डिफरेंट इकोसिस्टम यानी कि डिफरेंट किस्म के, जैसे आपने कम्युनिटीज पढ़ी थी, उसी तरह कम्युनिटीज जब आपस में मिलती हैं तो इकोसिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स कह लो, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है आपके पास, लैंड इकोसिस्टम है, आपके ज़मीन के ऊपर किस किस्म के डिफरेंट जानवर मौजूद हैं, आपके पास पानी में कितने डिफरेंट जानवर मौजूद है। ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर एक इन्वायरमेंट के अंदर कितने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि देयर आर 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इनहेबिट द अर्थ। इनहेबिट यानी कि 10 मिलियन किस्म के जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, एंड लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड बाय बायोलॉजिस्ट। यानी कि आपके पास 10 मिलियन किस्म की चीज़ें हैं और उसमें से 1/3 भी जो है ना मुकम्मल नहीं आपने जो है वो उनको पढ़ा हुआ, ना आपने देखा हुआ कि वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं, वो कौन से हैं, बर्ड हैं, वो फिश है क्या, वो मैमल हैं, फ्रॉग है, कि किस एम्फिबियन है, क्या है वो। ठीक है, कैटलॉग करना, पुट इनटू रिकॉर्ड, यानी कि आप कोई चीज़ स्टडी करते हो, आपने एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है तो आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप सपोज करो कोई बर्ड स्टडी करते हो, आप देखते हो कि अच्छा इसके फेदर्स का कलर ये है, इसकी चोंच का कलर, इसकी बीक का कलर जो है वो ये है, इसकी बीक छोटी है, लंबी है, चौड़ी है, पतली है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी टांगे कैसी हैं, वो सारी चीज़ों को एक जगह लिख लेना का मतलब है एक जगह पे उसको स्टोर कर लेना या उसका एक रिकॉर्ड बना लेना। ठीक है, उसको लिख लेना, उसको मतलब है कैटलॉग करना। ठीक है, उसकी कैटलॉग, जैसे आप पढ़ते हो ना, आप मेन्यू पढ़ते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर आप मेन्यू पढ़ते हो, वो मेन्यू क्या है, वो कैटलॉग है। उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद है, हमारे पास पिज़्ज़ा की इतनी इकसाम है, हमारे पास बर्गर की इतनी इकसाम है, हमारे पास फ्राइज की इतनी इकसाम है। तो आप जब किसी जानवर को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्लांट को पढ़ते हो तो उसकी भी डिफरेंट इकसाम को या उसकी भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जो है वो एक जगह पे लिख लेते हो, एक उसका रिकॉर्ड बना लेते हो, और उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, कैटलॉग। ठीक है, और ये कौन काम करता है, बायोलॉजिस्ट ऑब्वियसली। ठीक है, अब आपको ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले कि वो किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो है वो मेजर डिफरेंस होता है यूकैरियोट्स से। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो आपके पास ऐसे ही प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर, उसके इर्द गिर्द कोई एनवेलप नहीं होता, कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और बाकी जो प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स है, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, लेकिन इन आपस में जो 4 ग्रुप्स हैं इनके अंदर भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर मेनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हमने मेजर ग्रुप तो बना लिया प्लांट्स का, मेजर ग्रुप बना लिया एनिमल्स का, फंजाई का। ठीक है, हमने इनको किस हिसाब से ग्रुप किया है कि इनके अंदर आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है एज सच। ठीक है, अब जो फंजाई है उनमें कोई ऐसा सिमिलैरिटी नहीं है प्लांट्स की, तो इसलिए इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डाल दिया है। और एनिमल्स की कोई सिमिलैरिटी नहीं है खासी प्लांट से, तो हमने इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये चारों भी क्या है, ये यूकैरियोट्स ही है ना, ये यूकैरियोट्स ही हैं। यानी कि इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, इनका जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो किसी हद तक ये भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ हद तक इनकी भी जो है वो खसूसियात जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो ये इनके कहने का मतलब है। वैसे अगर आप देखा जाए तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि प्लांट्स और एनिमल्स जब एक जैसे हैं। हाँ, पौधा देखा मैंने, गुलाब जो है वो शेर की तरह है, आप कभी ऐसे तो नहीं कहोगे। लेकिन अगर आप एक साइंसदान हो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स आपस में डिफरेंट तो है, लेकिन इन दोनों के सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, इनके सेल्स सिमिलर है। तो ये जो है वो बात एक थोड़ी सी है बायोडाइव इसके अंदर नोट करने वाली। बाकी हम देखते हैं कि अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के चीज़ें हैं, एक हमारे पास है फ्लोरा और एक हमारे पास है फौना। फ्लोरा बेसिकली क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और फौना होते हैं एनिमल्स। ठीक है, आप साइंसी ज़बान के अंदर प्लांट्स को फ्लोरा बुलाते हैं और एनिमल्स को फौना बुलाते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट,
एल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, अब हर रीजन के अंदर डिफरेंट किस्म के जानवर होंगे और डिफरेंट किस्म के प्लांट्स होंगे। जो पाकिस्तान में प्लांट्स पाए जाते हैं वो हो सकता है कि यूरोप में ना पाए जाएं। जो अमेरिका में एनिमल्स पाए जाते हैं वो हो सकता है जापान में ना पाए जाएं। ठीक है, तो हर एरिया, हर रीजन का अपने किस्म के जो है वो जानवर होते हैं, अपने किस्म के प्लांट्स होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एरिया का जो क्लाइमेट है, जिसका वेदर है, वो डिफरेंट होता है। जो उसका एल्टीट्यूड है, यानी कि वो किस ऊंचाई पे मौजूद है, क्या वो पहाड़ी एरिया है, क्या वो समुद्री एरिया है, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेत है। ठीक है, तो उनका जो सारा ये एरिया क्या है। फिर सॉइल कौन सी है वहाँ पर ड्राई सॉइल है, क्या वहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है, जो डेजर्ट होती है वहाँ क्या होती है, सैंड होती है ना, तो वहाँ पर सैंड है, या फिर वहाँ जो मिट्टी है वो बहुत गीली है। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है आपकी जो है ना, गीली मिट्टी के ऊपर कौन से जानवर होंगे, सहरा के अंदर कौन से, सहरा की जो रेत होती है उसके ऊपर कौन से जानवर होंगे। सहरा की रेत के अंदर गाय भैंसे तो नहीं ना जिंदा रह सकती, वहाँ कौन से जानवर होते हैं, सांप होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, कैमल वहाँ जिंदा रह सकता है। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, अदर स्पीशीज की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपके पास जो है वो एक कुछ जानवर, जैसे पाकिस्तान के अंदर मारखोर पाया जाता है, तो उसकी मारखोर की तरह है कि हमारे पास और भी जानवर हैं। ठीक है, बकरे वगैरह की बहुत इकसाम है हमारे पास। लेकिन मारखोर जो है वो अमेरिका में नहीं ऐसे पाया जाता, क्योंकि वहाँ पर जो है वो उसकी रिलेटेड स्पीशीज जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब भी आप किसी जगह की डाइवर्सिटी को देख रहे हो। ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी यानी कि वहाँ पर किस किस्म के जो है वो जानवर, किस किस्म के प्लांट्स मौजूद हैं, वो सारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है। उस जगह के क्लाइमेट के ऊपर, उस जगह के एल्टीट्यूड के ऊपर, वो किस एरिया के अंदर मौजूद है, वहाँ पर किस किस्म की मिट्टी है। ठीक है, और वहाँ पर और कौन से किस्म के जानवर मौजूद हैं। अभी यही जो क्लाइमेट और एल्टीट्यूड है ना, यानी कि वहाँ का वेदर क्या है और वो किस जगह के ऊपर मौजूद है, इसी को देखते हुए ना अर्थ को जो है वो हम 3 डिफरेंट रीजन्स के अंदर, 3 डिफरेंट खित्तों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, एक हमारे पास है टेम्परेट रीजन, और एक हमारे पास है पोलर रीजन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, बेसिकली वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। हम कहते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत होगी, यानी कि हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होगी है। तो ऐसे एरियाज के अंदर जो है बहुत गर्म मौसम होता है, और बहुत जो है ना ह्यूमिड मौसम होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो टेम्परेट रीजन होते हैं वहाँ पर वो इतना मतलब ह्यूमिड नहीं होता, वहाँ इतने गर्मी नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पर। ठीक है, मतलब कभी कभार जरा गर्म हो जाता है, कभी कभार जरा ठंडा हो जाता है, कभी कभार उसके अंदर जो है वो हबस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार जो है वो कम हो जाती है, ठंडी हवा हो जाती है। ठीक है, एंड पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? जहाँ पर बर्फ होती है। ठीक है, जहाँ पर ठंडा होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, माइनस के अंदर टेम्परेचर जाता है वहाँ पर भी। वहाँ तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, गर्मी तो नहीं होगी, और ना वहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ पर क्या होती है, बर्फ होती है। ठीक है, तो पोलर रीजन्स ऐसे हैं। फिर हमारे पास जो अगर देखा जाए तो जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो इकसाम है जानवर और प्लांट के, वो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? रिचेस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा वहाँ तादाद पाई जाएगी कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, जहाँ पर क्या है, गर्मी है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ढेर सारे ना फॉरेस्ट मौजूद होते हैं। जैसे ब्राज़ील, अगर आप देखो, ब्राज़ील एक अमेरिका का, एक साउथ अमेरिका का एक रीजन है, जहाँ पर बहुत बड़ा एक ना रेन फॉरेस्ट है। उस रेन फॉरेस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा पौधे हैं, इतने ज़्यादा इकसाम है प्लांट्स की, इतने ज़्यादा जानवर हैं कि अभी तक साइंसदानों ने उसका आधा भी जो डिस्कवर नहीं किया। यानी कि अभी उस खाली एक फॉरेस्ट के अंदर इतने ज़्यादा प्लांट्स, इतने ज़्यादा एनिमल्स ऐसे जिनका हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर टेम्परेट रीजन्स आ जाते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान मुल्क है। ठीक है, ये टेम्परेट है, यहाँ पर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ज़रा ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कराची वाली साइड है, वहाँ पर गर्मी ज़रा ज़्यादा होती है। पंजाब वाले एरिया के अंदर गर्मी ठंड इक्वली होती है तकरीब। और अगर आप कश्मीर वाली साइड पर चले जाओ, स्कर्दू चले जाओ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टेम्परेट रीजन, यानी कि इक्वल है, ठंड भी है, गर्मी भी है। तो यहाँ पर भी स्पीशीज़ जो होती हैं, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, वो एक अच्छी हद तक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन काफ़ी अच्छे मतलब किस्म, डिफरेंट किस्म के आपको जो है ना वैरायटी मिल जाती है, जानवरों की भी और पौधों की भी। फिर आ जाती है पोलर रीजन्स।
ठीक है। पोलर रीजन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बर्फ़बारी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, सारा साल बर्फ़ ही होती है, तो वहाँ पर बहुत कम जो है वो स्पीशीज़ होते हैं। वहाँ बहुत कम वैरायटी होती है। वहाँ पर पौधों की वैरायटी तो बहुत ही कम होती है, मतलब बिल्कुल ही आपको चंद एक कोई पौधा होगा जो वहाँ उग रहा होगा। ठीक है। और वहाँ पर जानवर भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनका फर बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर जो खाल होती है वो बहुत मोटी होती है। जैसे आपको पोलर बियर का अगर पता हो, वाइट कलर के जो बियर्स होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के जो रीछ होते हैं उनको क्या कहते हैं, पोलर बियर्स। तो वो वहाँ मौजूद होते हैं। फिर वहाँ स्नो लेपर्ड्स होते हैं, जो कि स्नो के अंदर ही सिर्फ रह सकते हैं। और वहाँ पर क्या होते हैं, याक होते हैं। याक भी एक जो है ना बफलो के टाइप का होता है, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। वो भी इन्हीं एरियाज के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हो गया, कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो हमारे पास जानवर और पौधे मौजूद होंगे। फिर हमारे पास आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है बेटा, एक तो मेरे पास सॉरी अजान हो रही है, तो हम थोड़ी सी जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम इसको जो है ना शुरू करते हैं।